वित्त मंत्रालय ने बैंकों को बीमा की मिस सेलिंग पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया है। वित्त मंत्रालय के दायरे में आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने बैंकों को बाकायदा पत्र लिख करके कहा है कि बीमा बेचने पर दिए जाने वाले इंसेंटिव पर तुरंत रोक लगाई जाए। बैंकों को कहा गया कि ग्राहक की बीमा जरूरत को देखते हुए ही उसे बीमा प्लान बेचा जाए। सर, ये समस्या इतनी गंभीर क्यों है और ये कैसे संभलेगी? ये तो दुख दूर नहीं होता भाई। हाँ विपुल भाई, ये तो ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकार के बैंक हैं, ज़्यादातर सरकारी बैंक हैं और बीमा कंपनियां हैं। 50 से 60% ग्राहक जो बैंकों के साथ सेवाएं ले रहे हैं, चाहे एफडी की या अकाउंट की, उन्हें किसी न किसी तरह से बीमा में मिस सेलिंग की जाती है। पिछले 2 साल से आप और हम लगातार इसे सुन रहे हैं कि बीमा नियामक अधिकरण ने इसका आदेश जारी किया, आरबीआई ने इसका आदेश जारी किया और उसके बाद आप केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय को भी ये कहना पड़ा कि बैंक ऐसा ना करें। पर इसके पीछे की वजह समझना ज़रूरी है। बैंकों ने अपने बाकी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि बैंक डाइवर्सिफाइड हैं, वो इंश्योरेंस भी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी बेचते हैं, तमाम और प्रोडक्ट भी बेचते हैं, उनकी बिक्री के लिए उनके पास केवल एक ही खिड़की है, उनके बैंक की ब्रांच, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्राहक आते हैं और जिससे वो ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं। तो दरअसल ये पूरा का पूरा जो मल्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का मॉडल बैंकों को केंद्र में रखकर तैयार हुआ, इवॉल्व हुआ है, उसमें बैंकों का नेटवर्क ही उनकी सेल का प्रमुख जरिया है, बीमा पॉलिसी बेचने के लिए या बाकी चीज़ों को बेचने के लिए। और बैंक इस काम को कर रहे हैं और इसमें मिस सेलिंग है, क्योंकि जो ग्राहक आ रहा है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, पर उसे बैंक की किसी सेवा के बदले ये सुविधाएं या बीमा बेचा जाता है और उसमें अधिकतर समय बीमा पॉलिसीज़ गलत ढंग से, गलत तरीके से बेची जाती हैं। लोग एफडी कराने आते हैं और उनसे कहा जाता है कि एफडी की एक राशि फला बीमा पॉलिसी में डाल दीजिए। जमा खर्च में से काम चलने वाला नहीं है, ऐसा दिखता है, क्योंकि निर्देश तो पहले से भी दिए गए हैं, लेकिन बैंक और उनके पीछे का जो पूरा वित्तीय सिस्टम है जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है, वो इसे मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में शायद आदेश जारी करने पड़ेंगे। दुविधा सरकार की ये है कि बैंकों के कारोबार डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, उन्हें बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने पड़ रहे हैं, तो अगर उन पर बेहद सख्ती की जाएगी तो उनके बाकी प्रोडक्ट्स की ग्रोथ और सेल भी रुकेगी, और अगर उन्हें अलग से नेटवर्क बनाने के लिए कहा जाएगा तो उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है। इस बीच देश में छोटे कर्जों के डूबने का ट्रेंड बढ़ा है। माइक्रो फाइनेंस कारोबार से जुड़ी कंपनियों की तरफ से मार्च तिमाही के दौरान राइट ऑफ किए गए छोटे कर्ज में 8 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च तिमाही में कंपनियों ने 2440 करोड़ रुपए का माइक्रो फाइनेंस कर्ज राइट ऑफ किया है। 2024 की मार्च तिमाही में इस तरह के राइट ऑफ हुए कर्ज का आंकड़ा 300 करोड़ रुपए था। सर, वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने कर्ज राइट ऑफ किया है और इस तरह के कदम से उन कंपनियों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है? विपुल जी, एक तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, दूसरी फ्यूजन फिनांस है, मुथूट माइक्रोफिन है, सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क है और स्पंदना स्फूर्ति है। ये कंपनियां हैं जिन्होंने करीब 2400 करोड़ के आसपास के माइक्रो फाइनेंस लोन राइट ऑफ किए हैं, यानी इन्हें बट्टे खाते में डाला है। राइट ऑफ करने का मतलब यह है कि इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने अपनी बैलेंस शीट की फुल प्रोविजनिंग कर ली है अपने अकाउंट्स में। तो आमतौर पर तकनीकी तौर पर जिस बकाया कर्ज की या एनपीए की जिसकी वसूली नहीं हो सकती, उसके लिए कोई फिनांस कंपनी या बैंक प्रोविजन कर देता है, अपनी पूंजी से वो पैसा उतना डाल कर रख देता है, तो उसके बाद उन्हें बैलेंस शीट से राइट ऑफ किया गया। तो इस प्रक्रिया के तहत ये लोन राइट ऑफ हुए हैं। दूसरा सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या अब इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की बैलेंस शीट इस प्रोविजनिंग का बोझ उठाने के लिए तैयार है, जो प्रोविजनिंग उनको 2400 करोड़ रुपए की करनी पड़ी है। अभी जो तक हमको आंकड़े मिल रहे हैं उस हिसाब से भारत से टोटल जो टेक्निकल राइट ऑफ हैं वो 61,000 करोड़ रुपए के आसपास पूरे सिस्टम्स में हो चुके हैं, जो कि पिछले साल 3800 करोड़ रुपए थे। तो कई जगह कंपनियां अपने पुराने कर्जों को राइट ऑफ कर रही हैं, और इसके माइक्रो फाइनेंस के खासतौर से कैटेगरी में, और इसके बदले वो अपनी बैलेंस शीट से, अपनी कैपिटल से पैसा निकालकर उसकी प्रोविजनिंग कर रही हैं। फिलहाल जब प्रोविजनिंग करके राइट ऑफ किए जाते हैं तो आप मान सकते हैं कि कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत है, तभी वो पैसा अपनी जेब से निकाल के लोन का राइट ऑफ कर रही हैं। लेकिन माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में तमाम तरीके के दबाव बन रहे हैं। उनकी स्थिति में अगले 6 महीने में हमें पता चलेगा कि इसमें कितनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अभी इस बाजार में सस्टेन करने की स्थिति में हैं।
इस बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने कहा कि एजीआर बकाये पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार को यह तय करना है कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाये पर माफ़ी दे या नहीं। वोडाफोन आइडिया के इस बयान के बाद सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया कि टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर बकाये पर राहत नहीं दी जाएगी। सर, वोडाफोन क्या बाजार को भरमाने के लिए तमाम बातें कह रहा है या वाकई में सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब एजीआर पर राहत दे सकती है? वोडाफोन को लेकर के क्या सिचुएशन क्या दिखाई दे रही है सर इस पूरे मसले पर? विपुल जी, बाजार आप करीब से देख रहे हैं। हमने वोडाफोन में के स्टॉक में एक्टिविटी देखी सिर्फ इसी बात पर कि सरकार एजीआर में रियायत देगी, जबकि वास्तविकता है कि अगर आप सरकार के अधिकृत रुख को माने तो सरकार ने अदालत में भी हलफनामा देकर ये बात कह दी कि जो बकाया रेवेन्यू है, एजीआर है, उसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी। दरअसल अब इसके बाद वोडाफोन लगातार ऐसा क्यों कह रही है और उसे बाजार उस पर रिएक्ट क्यों कर रहा है, ये थोड़ा एक रहस्यमय दिलचस्प सी बात है। लेकिन अगर आप नीतिगत नजरिए से देखें, व्यवहारिक नजरिए से देखें, तो केंद्र सरकार अब अकेले वोडाफोन को एजीआर में रियायत नहीं दे सकती, नहीं तो यह मामला अदालत जाएगा और एक कंपनी के पक्ष में फैसला लेने पर केंद्रित होगा। क्योंकि सरकार वोडाफोन में को एजीआर में एक बार मदद दे चुकी है, इक्विटी खरीद चुकी है, एक निजी कंपनी को सरकारी कंपनी बना चुकी है, तो सरकार के लिए भी नैतिक रूप से यह संभव नहीं है कि वो दोबारा रियायत देने को तैयार हो। और इसीलिए आपने देखा है कि एयरटेल ने भी आगे बढ़कर रियायत मांगी और एक कहा कि कंपनी, सरकार चाहे तो कंपनी में हिस्सेदारी ले ले और हमारे बकायेदारी को माफ़ कर दे। तो फिलहाल ऐसी परिस्थिति में सरकार की तरफ से कोई रियायत नहीं मिलने वाली है। तो सवाल इस समय ये होना चाहिए कि वोडाफोन को एक तरह से इनकार मिल चुका है सरकार की तरफ से कि एजीआर में रियायत नहीं दी जाएगी। उसके बाद कंपनी कितने दिन तक अपने मौजूदा संसाधनों पर सर्वाइव करेगी, सस्टेन करेगी। घाटे बड़े हैं, हम इस पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आरपू गिर रहा है, जो अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं, जो बेहतर पैसा दे सकते हैं, उनका बड़ा हिस्सा एयरटेल और जियो के पास चला गया है। वोडाफोन को अपने कर्ज चुकाने के लिए भारी पूंजी की और निवेश की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ चर्चा है, सरकार की तरफ से अधिकृत रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। और वोडाफोन शायद इस उम्मीद पर ये सब कुछ कह रही है विपुल जी, क्योंकि उसको लगता है कि सरकार वोडाफोन को इसलिए बचाएगी क्योंकि बाजार में डुओपोली न हो जाए, क्योंकि दो कंपनियां ही बाजार में है, तो तीसरी कंपनी को बनाए रखने की शर्त पर सरकार वोडाफोन के पर बकायेदारी को या एजीआर को माफ़ करेगी। पर ऐसा होता अभी तक दिखा नहीं। आधिकारिक रूप से भी सरकार ने ऐसा ही कहा है कि वो कोई रियायत नहीं देगी।